Hello and welcome to Bimoshan IAS. This is a series of geography optional and we are discussing climatology which is module 3 of our series. आज का टॉपिक है बेसिक्स ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हम लोग पहले अपन लोगों का थोड़ा सा बेस क्लियर करेंगे और हम लोगों को ये समझ में आएगा कि हम लोगों को आगे कैसे बढ़ते जाना है। ठीक है, नाउ सबसे पहले बेसिक में आप ये समझो कि हम लोगों का जो प्लेनेट का हम लोगों ने जिस तरीके से बांट रखा है वो क्या है, कुछ लेयर्स होती हैं। एक होता है हाइड्रोस्फीयर, एक होता है लिथोस्फीयर, एक होता है एटमॉस्फेयर, एक होता है बायोस्फीयर। समझ में आया ना ये चीज। अब लिथो का मतलब होता है रॉक, लिथो का मतलब होता है रॉक। दैट मीन्स जहां पर हम लोगों का रॉक वगैरह चीजें मिलेंगी, हम लोगों को जिससे रॉक से रिलेटेड जो चीजें मिलेंगी उसको हम लोग बोलेंगे लिथोस्फीयर। तो ये हम लोगों ने किस चीज में डिस्कस कर लिया था, जियोमॉर्फोलॉजी में डिस्कस कर लिया था। समझ में आया। उसके बाद जो हाइड्रोस्फीयर है, दैट मीन्स हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। तो मतलब जब भी हम लोग वाटर से डील करेंगे, मतलब ओशंस हुए, रिवर्स के तो थोड़े देर के लिए थे, तो उसमें हम लोग किस में यूज करेंगे उसको, हाइड्रोलॉजी। ठीक है। नाउ बायोस्फीयर मतलब कोई भी लिविंग चीज है, फॉर एग्जाम्पल ट्री हुआ, या फिर कोई भी एनिमल हुआ, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हुए, तो वो क्या होंगे, आप लोगों के बायोस्फीयर से डील करेंगे। तो ये पूरा का पूरा हम लोगों ने क्या लेयर्स रखी हुई हैं इस चीज़ की। और जो मेन इंपॉर्टेंट जो हम लोग क्लाइमेटोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं, पूरा का पूरा डील करता है एटमॉस्फेयर से। मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी आप लोगों के चीज़ें होंगी वो आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट कर रही हैं, उसका इफेक्ट लिविंग चीज़ों पर क्या पड़ रहा है, बायोस्फीयर पर क्या पड़ रहा है, इंटरलिंकेज क्या है, उसकी स्टडी हम लोग करेंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात। नॉर्मली पहले आप ये चीज़ समझ लो, समझ में आ गया। ये क्लाइमेटोलॉजी हम लोग क्या करने वाले हैं, मतलब मेनली क्लाइमेटोलॉजी में डील करने वाले हैं एटमॉस्फेयर से। दैट मीन्स हम लोगों को स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा, ओरिजिन क्या है एटमॉस्फेयर का, कंपोजिशन क्या है एटमॉस्फेयर का, स्ट्रक्चर क्या है एटमॉस्फेयर का। ऑब्वियस ही बात है, लेयर्स वगैरह वो मैं आपको धीरे धीरे आगे बढ़ के बताता चलूंगा। पहले तो आप ये समझो कि आप लोगों का जियोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, हम लोगों ने इनको अलग अलग चीज़ों में डिवाइड के करके रखा हुआ है। और जो एटमॉस्फेयर है उसी में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड बातें करेंगे। समझ में आया। अब देखो सिलेबस देखो हम लोगों का। नॉर्मली आज मैंने पहले, जैसे आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस अगर फॉलो किए होंगे, तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ तो मैं उसमें क्या बताता हूँ कि आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी में, मतलब आप लोगों को मैं क्या पढ़ा रहा हूँ उस पर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अभी आप देख रहे होगे कि इसके अंदर मैंने कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं की है। दैट मीन्स जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ वो आप लोगों को सिलेबस के अंदर डायरेक्टली नहीं दिया गया। देखो डायरेक्ट अंदर स्टार्ट कहाँ से किया, टेम्परेचर एंड प्रेशर बेल्ट से, ठीक है, हीट बजट से, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन से, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी से। क्या इसमें कहीं वो चीज़ें पूछी है, नहीं पूछी ना। तो इसीलिए आप लोग आज का मेन वो है और बेसिक्स है। अब आप कई लोग ये बोलेंगे देखो पेपर 2 के अंदर भी ऐसा कुछ भी नहीं है, स्ट्रक्चर एंड रिलीफ की बात कर रहा है जो किसी फिजिकल सेटिंग में, लेकिन नहीं आया उसके अंदर। तो आप लोग ये बोलेंगे कि अरे जब ये सिलेबस में ही नहीं है तो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं। पर हम लोग इसलिए रहे हैं कि देखो PYQ में जब हमने 98 का जब PYQ देखा था तो माना कि वो सिलेबस में नहीं है, बट एक बार इन 40 ईयर्स एक बार इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, अब चाहे उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ हो चाहे कुछ भी हुआ हो, बट एक बार पूछ लिया था। अब इसका मेन रीजन ये नहीं है कि एक बार पूछ लिया गया इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं, नहीं। एक्चुअली जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जब कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो उसके लिए हम लोगों को इंट्रोडक्शन वगैरह लिखना होता है और कुछ फॉर्डर पॉइंट्स जोड़ने पड़ते हैं जिससे हम लोगों का स्ट्रक्चर में वैल्यू एडिशन हो जाए, मतलब उसके अंदर वेटेज बढ़ जाए। तो उसके लिए दो से लेकर 3 लाइंस अगर आप लोगों को एक्स्ट्रा मिल जाएंगी किसी भी आंसर में लिखने के लिए। एक्चुअली क्लाइमेटोलॉजी के अंदर
मैक्सिमम चीज़ें, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं आप लोगों के रिपीट होते हैं। समझ में आया? जब रिपीटेशन हो रही है तो हम लोगों को क्या करना है, अपने पॉइंट्स तो स्ट्रॉन्ग करते जाना है ना, तो वही पढ़ने के लिए हम लोगों ने इसको बेसिक्स को स्टार्ट किया है। समझ में आया ना? और ऊपर से आप लोगों को फ्यूचर के जितने भी टॉपिक्स होंगे क्लाइमेटोलॉजी के अंदर उनको समझना है। मान लो अगर आप लोगों को क्लाइमेटोलॉजी ही नहीं और इन्वायरमेंट भी, केवल क्लाइमेटोलॉजी ही नहीं, इन्वायरमेंट को भी अगर आपको डील करना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसका थोड़ा सा बेसिक्स समझना पड़ेगा। लेकिन हाँ, मैं ओवरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन नहीं करने वाला हूँ, आपका टाइम वेस्ट नहीं करने वाला हूँ। अब मैंने आप लोगों को काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया, चलो स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेटोलॉजी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आप लोगों को बताया था कि अर्थ का जो सिस्टम है वो डिवाइड किया गया है 4 मेजर स्पेयर्स में। ठीक है, मान लो मेरा ये अर्थ है, ठीक है, ये मेरा अर्थ है इस तरीके से। अब अगर मेरा, देखो आप लोगों को जब मैंने ओरिजिन बताया था अर्थ का, तो मैंने क्या बताया था कि एक्चुअली जब हम लोगों की अर्थ तैयार हो रही थी तो हम लोगों की जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए, आप लोगों के सेंटर में आते चले गए बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, है कि नहीं है? और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो सेंटर में आते चले गए तो क्या हुआ, आप लोगों का जो भारी जो चीज़ें हैं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है वो क्या हुई, आप लोगों के नीचे रह गई। तो हम लोग कहाँ रह रहे हैं, इसके सरफेस पर, है कि नहीं है? बट जिन पार्टिकल्स का वेट बहुत कम है या फिर डेंसिटी बहुत कम है तो क्या होगा, वो फ्लोट भी तो करेंगी। मान लो बड़ा ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ा और वो स्ट्रक्चर पे नहीं आया तो फ्लोट भी तो करेगी। तो क्या आप लोगों की, मैं अर्थ को केवल इतने को ही बोलूंगा कि भाई जो मेरा लिथोस्फीयर है केवल वो मेरी अर्थ है? नहीं ना, जो मेरे ऊपर गैसेस जो हैं वो भी तो मेरी अर्थ का ही पार्ट है, तो वो भी तो अर्थ ही हुआ ना। तो इसीलिए हम लोगों ने इस तरीके से इन लोगों को, इनको क्या कर दिया है, अलग अलग स्पेयर्स में डिवाइड कर दिया, 4 स्पेयर्स में इसको डिवाइड कर दिया है। तो फर्स्ट स्पेयर इज, मतलब देखा जाए तो फर्स्ट स्पेयर इज लिथोस्फीयर। क्या? लिथोस्फीयर मतलब जहां पर आप लोगों के रॉक से डील करते हो, सॉलिड चीजें हो, तो जो आप लोगों के सॉलिड हो, रॉकी आउटर सेल ऑफ द अर्थ, जो अर्थ का आउटर सेल है ना उसका जो ऊपर पार्ट है उसको अपन लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फीयर बोल रहे हैं। हाइड्रोस्फीयर क्या बोलेंगे, जितनी भी आप लोगों की वाटर बॉडीज हैं, ओशन हुआ, रिवर हुए, ग्लेशियर्स हुए। अब बोलोगे नहीं ग्लेशियर्स तो वो आइस हो गई, भाई है तो वाटर बॉडी ही ना, तो बस ग्लेशियर्स हुए, ग्राउंड वाटर्स हुए, ये सब क्या हो गया आप लोगों का हाइड्रोस्फीयर हुआ। मतलब वाटर से रिलेटेड सब चीजें आप लोगों की क्या हुई, हाइड्रोस्फीयर हुआ। नेक्स्ट इज बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या होगा, ये पूरा एक जोन ऑफ लाइफ है। क्या है? जोन ऑफ लाइफ है। तो इंट्रैक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके साथ, एयर के साथ, वाटर के साथ और लैंड के साथ। समझ में आया ना? अब जो मेन है हम लोगों का, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है एटमोस्फियर। दैट मीन्स जो भी आप लोगों का गैसियस इन्वॉल्व एनवेलप है, हम लोगों की अर्थ को जो घेरा हुआ है गैस, उस एनवेलप को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एटमोस्फियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एटमोस्फियर बोल रहे हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली आई ना ये वाली बात? एटमोस्फियर और बायोस्फियर का इंटरेक्शन कैसे होता है, थोड़ा सा मतलब ये इंट्रोडक्शन ही है। क्या है एटमोस्फियर, हम लोगों को क्या प्रोवाइड करता है? एटमोस्फियर देखो, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है रेस्पिरेशन के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड करता है फोटोसिंथेसिस के लिए, वाटर वेपर जो होंगी ना उससे आप लोगों का रेनफॉल होगा जो सपोर्ट करेगा अपने इकोसिस्टम को, है कि नहीं है? और बायोस्फीयर का इन्फ्लुएंस क्या पड़ता है एटमोस्फियर के ऊपर, कि जो प्लांट्स होते हैं ना वो ऑक्सीजन को रिलीज करती है, रेस्पिरेशन और डिके जो है ना वो रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड को और मीथेन को, है कि नहीं है? तो ये इंटरडिपेंडेंस जो होगा ना वो मेंटेन करेगा बैलेंस ऑफ गैसेस को, है कि नहीं है? तो और एक है छोटी सी चीज एक्सोस्फीयर, वो कि पूरा का पूरा आउटर लिमिट होती है अपने एटमॉस्फेयर की। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है ये कहाँ तक है, लगभग 700 किलोमीटर से लेके लगभग 10,000 किलोमीटर तक आप लोगों का क्या हुआ, अर्थ के सरफेस के ऊपर रहेगा। गैसेस जो होंगी वो एक्सट्रीमली थिन होंगी, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, ग्रेजुअली मर्ज होंगी इनटू द आउटर स्पेस। सैटेलाइट जो होंगे ऑर्बिट करेंगे इस रीजन के अंदर। समझ में आई ना ये वाली बात? देखो नॉर्मली आप लोगों की डेंसिटी
जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हो, आपके एटमॉस्फेयर की गैस की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, कम होती चली जाएगी। तो ये एक्सोस्फीयर के अंदर क्या हुआ, डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो गई। तो इसका मतलब जो लेयर होगी वो बहुत कम हो जाएगी और हम लोगों का हाइड्रोजन, हीलियम, ये अपन लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा। अब ऑक्सीजन जो है वो थोड़ा सा हैवी होता है, तो इसका मतलब वो नीचे की तरफ हमको लेयर में देखने को मिलता है। समझ में आया ना ये? तो अब देखो, नॉर्मली मैंने ओरिजिन आप लोगों को पहले जब बता दिया था, जब मैंने अर्थ का ओरिजिन बताया था, उसी टाइम पे मैंने थोड़ा थोड़ा हिंट आप लोगों को दे दी थी। तो ऑब्वियस सी बात है, ओरिजिन ऑफ द एटमॉस्फेयर भी कब होगा, जैसे जैसे हम लोगों की अर्थ जो है वो इवॉल्व हुई। तो जो गैसियस जो एनवेलप है ना, वो अर्थ के आसपास जो बनना स्टार्ट हुआ। तो आज के टाइम पे नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93% है। दैट मीन्स अबाउट 99.9% गैस जो है वो सिर्फ ये तीन चीजों से मिलके ही बन गई है। अबाउट 99.9% देखो है ना, 78 21 कितना हुआ, 99.9 है ना। तो 99.9% गैसेस जो हैं वो हम लोगों के सिर्फ ये तीन गैसेस आती है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। और यू वुड बी सरप्राइज टू हियर दैट इसका हम लोगों के क्लाइमेटोलॉजी पर ऑलमोस्ट जीरो इफेक्ट पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के चाहे क्लाउड फॉर्मेशन हो, चाहे हम लोगों का टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, चाहे कुछ भी हम लोगों का फिनोमेना हो रहा है, इंटरेक्शन जो भी हो रहा हो, हम लोगों के एटमॉस्फेयर पर इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक्चुअली ये जो है हम लोगों के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मतलब मेन आप लोगों को क्या आ जाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, आप लोगों के वाटर वेपर्स हुए, मतलब जो ग्रीन हाउस गैसेस है ना, वो आप लोगों के इस पर इफेक्ट करते हैं। क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर भी इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसीलिए 99% जो है हम लोगों का एटमॉस्फेयर में जो गैसेस हैं उसका क्लाइमेटोलॉजी पर ज़्यादा रोल नहीं है। तो प्रेजेंट में जो अब ये जो चीज़ें हैं आज के टाइम पे जो हम लोगों का एटमॉस्फेयर है ना, वो एटमॉस्फेयर नहीं है जो हम लोगों का स्टार्ट पे था। समझ में आया ना? जब हम लोगों की अर्थ बनी थी ना, तो उस टाइम पे जो एटमॉस्फेयर था ना, वो एटमॉस्फेयर आज के टाइम पे नहीं है। ये धीरे धीरे टाइम के साथ अपना अलग अलग स्टेजेस पे इवॉल्व होता चला गया है। नाउ कुछ थ्योरीज देख लो एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की, जैसे प्राइमोर्डियल नेबुलर हाइपोथेसिस। ये मैं सब पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, इसलिए सिर्फ इसमें थोड़ा सा बता दिया है एक जगह कंपाइल करने के लिए। तो अपनी जो अर्थ है वो 4.6 बिलियन ईयर अगो जो थी फॉर्म हुई थी। इस टाइम पर हम लोगों का जो एटमॉस्फेयर है वो किससे बना था, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया एंड वाटर वेपर। समझ में आया ना? यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं था, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था। जैसे कि आज के टाइम पे जुपिटर है, सैटर्न है कि नहीं? जुपिटर और सैटर्न के जो एटमॉस्फेयर है ना, वही एटमॉस्फेयर हम लोगों का पहले अर्थ का था। प्रॉब्लम क्या हुई, दीज लाइट गैसेस कुड नॉट बी रिटेन। तो ये जो लाइट गैसेस हैं बहुत ज़्यादा हल्की गैसेस है ना, ये तभी तो हम लोगों के आज के टाइम पे भी जो ऊपर का एक्सोस्फीयर है वहाँ पर भी हम लोगों को हाइड्रोजन और हीलियम देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी लाइट है। और अगर आप लोगों को प्रैक्टिकल देखना है तो आप लोगों ने बलून्स देखे होंगे जिसके अंदर हीलियम गैस भरी जाती है। तो जैसे हम लोग हीलियम गैस उस बलून के अंदर भरते हैं तो वो क्या होगा, वो आप लोगों के एयर में फ्लोट हो जाता है। तो इसका मतलब ये प्रूफ है आप लोगों का नॉर्मली, मतलब प्रैक्टिकल में आंखों से देखने वाला, कि ये जो गैसेस हैं वो काफ़ी लाइट गैसेस हैं। समझ में आया ना? अब जब ये लाइट है तो इसका मतलब जो ग्रेविटी है उसको तो ये अपनी जो अर्थ है वो उसको होल्ड कर नहीं पाएगी। तो इसका मतलब सोलर जो विंड्स चलती हैं, सोलर विंड्स जो चलती हैं और अर्थ की जो वीक ग्रेविटी है उसके कारण ये क्या हो जाएगी, पूरी वॉश आउट हो जाएगी। मतलब मान लो ये अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ पर मेरी ये गैसेस थी, इधर से सोलर विंड चली तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको छोड़ के उड़ जाएंगी। तो ये गैसेस उड़ गई, ठीक है, पूरी तरीके से खत्म हो गई। नेक्स्ट इज डी गैसिंग। इसी के अंदर डी गैसिंग, वॉल्केनिक आउट गैसिंग थ्योरी वाला। पहले क्या हुआ, जैसे जैसे अपनी अर्थ जो कूल होती गई तो मेरी जो तो क्या हुआ, वॉल्केनिक एरप्शन हुआ। क्यों हुआ कि मैंने क्या बताया था, जब मेरी अर्थ जो कूल होती जाती है तो अर्थ का जो हम लोगों का साइज है वो कम होता चला जाता है। दैट मीन्स मेरा जो वॉल्केनिक एरप्शन होगा।
तो वॉल्केनिक इरप्शन होगा तो जो भी गैसेस जो हैं, जो गैसेज हैं वो क्या हो जाएगी, वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या हो जाएगी, वो ट्रैप हो जाएगी, है कि नहीं है। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जो ट्रैप्ड गैसेज हैं वो वॉल्केनो से क्या हो जाएंगी, बाहर रिलीज होंगी, बाहर रिलीज होंगी। तो इसका मतलब जो अलग जो गैसें हैं यहाँ की, जो हैवी गैसेस जो थी, जो ट्रैप्ड गैसेस थी, वो क्या आई आप लोगों के एटमॉस्फेयर में आ गई। तो कार्बन डाइऑक्साइड, H2O वेपर्स मतलब वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया, ये आप लोगों की गैसेस आप लोगों की उस टाइम पे बन गई। इसी को तो बोल रहे हैं डी गैसिंग, गैसेस कम होती गई ना, तो वाटर वेपर जो होगी वो कंडेंस हो गई, उसने क्या बनाया, ओशन बनाया। डी गैसिंग का मतलब आपकी जो गैसेस हैं वो आप लोगों की धीरे धीरे सॉलिड्स में धीरे धीरे आना स्टार्ट हो गई, या फिर 1 से 2 में उनमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। जैसे वाटर पेपर है, वाटर पेपर धीरे धीरे जैसे कंडेंस होंगी वो आप लोगों के ओशंस बनाने लगेंगी। जो ये जो स्टेज है वो प्रोड्यूस करती है सेकेंड एटमॉस्फेयर को। दैट मीन्स अपना जो एटमॉस्फेयर है जो पहले बहुत बड़ा था वो आप लोगों का रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया, है कि नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज फोटोसिंथेसिस थ्योरी। अब देखो फोटोसिंथेसिस मतलब बायोलॉजिकल ओरिजिन की बात करेंगे तो लगभग 3.5 से 2.5 बिलियन ईयर है वो साइनोबैक्टीरिया जो थे और एल्गाई जो थे वो उनने धीरे धीरे क्या स्टार्ट किया, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट किया, जिससे हम लोगों के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन जो थी वो हम लोगों के ओशंस में रिलीज हुई। और जैसे जैसे वो ओशंस में रिलीज हुई तो धीरे धीरे ये ओशन से जो क्या है आप लोगों के एटमॉस्फेयर में आ गई। तो देखो ये एटमॉस्फेयर में आ गई। इट मीन्स बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेसिस बाय द साइनोबैक्टीरिया एंड एल्गाई, इससे क्या हुआ, आप लोगों की जो ऑक्सीजन है वो रिलीज हो गई किसके अंदर, ओशंस के अंदर। लेटर ऑन यही एटमॉस्फेयर में भी रिलीज हो गई, अबंडेंस हो गया ना, मतलब बहुत जाना आ गई ना इस चीज के अंदर। नाउ ग्रेजुअल बिल्डअप होने लगा किसका, ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हो गया 2.4 बिलियन ईयर अगो। ऑक्सीजन जो थी वो यूवी रेडिएशन, ऑक्सीजन और यूवी रेडिएशन जो था हम लोगों का, उससे हम लोगों की ओजोन लेयर बन गई, जिससे हम लोगों को सील्डेड लाइफ मिल गई। जिससे किसके द्वारा, क्योंकि हार्मफुल रेज जो अगर हमने की अर्थ पर ही नहीं आई तो इसका मतलब हम लोगों को सील्डेड लाइफ मिल गई। तभी तो आप लोगों को पता है ना कि अगर आप लोगों की यूवी रेडिएशन आप लोगों के ऊपर पड़ जाएंगे तो वो हार्मफुल होती है। तो आप लोगों का क्या हुआ, सीधा सीधा एक लेयर हम लोगों को बन गई। नेक्स्ट इज, अब देखो स्टेजेस ऑफ द एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन। पहली स्टेज क्या थी, फर्स्ट एटमॉस्फेयर बना जिसको हम लोग प्राइमोडियल बोलते हैं। इसके अंदर हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, मीथेन, धीरे धीरे ये क्या हो गई, लॉस्ट हो गई स्पेस के अंदर, पॉस आउट हो गई ना। भाई देखो मैंने जिस तरीके से डायग्राम बनाता जा रहा हूँ आप लोगों को भी डायग्राम इस तरीके से बनाते जाने हैं। तो ये मेरी जो गैसेस थी वो क्या हो गई, वॉश आउट हो गई बिकॉज ऑफ दी सोलर विंड्स एंड वीक ग्रेविटी। समझ में आई ना। सेकेंड एटमॉस्फेयर, इसमें क्या हुआ, वॉल्केनिक रिड्यूसिंग। नाउ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, इसमें क्या हुआ, ओशन फॉर्म हुए, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई रॉक्स के अंदर, कार्बोनेट फॉर्मेशन हुआ। थर्ड इज प्रेजेंट, जो आज के टाइम पे जो है थर्ड वाला है ये, ऑक्सीजन इंक्रीज होना स्टार्ट हो गई। क्यों, फोटोसिंथेसिस के कारण। इसके कारण आप लोगों का क्या बना, ओजोन बना, जो कि आप लोग ओजोन लेयर बनी जिसने अलाउ किया हायर फॉर्म ऑफ लाइफ को, है ना। नाउ जियोलॉजिकल एंड कॉस्मोलॉजिकल एविडेंसेस देखोगे, जियोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल एविडेंस में मीटराइट्स जो हैं उन्होंने सजेस्ट किया अर्ली एटमॉस्फेयर जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं थी। भाई अपन लोगों को क्या पता कि बिलियंस ऑफ ईयर पहले हम लोगों के पास ऑक्सीजन थी कि नहीं थी। तो हम लोगों के जो मीटराइट्स है ना उससे हम लोगों को आइडिया हो रहा है। सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो, जिसके जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, बेंड आयरन फॉर्मेशन, एविडेंसेस ऑफ इंक्रीजिंग ऑक्सीजन लेवल, आइसोटॉपिक स्टडीज ने सपोर्ट किया वॉल्केनिक आउटगैसिंग और बायोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन को। नाउ रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन मेकिंग लाइफ पॉसिबल। अब देखो आप लोगों का, अब एटमॉस्फेयर में मोटा मोटा समझ में आया ना, बन गया। अब आप लोगों की लाइफ पॉसिबल कैसे हो रही है इस चीज़ पे, मैंने ये बताया ना कि जैसे आप लोगों का बोया तो धीरे धीरे
एटमॉस्फेयर जो है वो गैसियस एनवेलप है जो कि आपके अर्थ को सराउंड करता है। ये सस्टेन लाइफ को सस्टेन करने में बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। मेंटेन करता है एम्बिएंट टेम्परेचर, अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जिससे एक्सट्रीम्स को प्रिवेंट हो जाते हैं। सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है जैसे रिस्पायरेशन के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड है फोटोसिंथेसिस के लिए। नाउ सोर्स ऑफ वाटर वेपर है, जिससे आप लोगों का बनेगा क्लाउड्स बनेंगे। क्लाउड्स बनेंगे तो प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा तो वाटर साइकिल बनेगी आप लोगों की। प्रोटेक्ट करेगा लाइफ फॉर्म को हार्मफुल सोलर और कॉस्मिक रेडिएशन से, जिससे ओजोन और फिल्टरिंग इफेक्ट होगा। इनेबल करेगा बायोलॉजिकल एंड इकोलॉजिकल प्रोसेस को, है कि नहीं है। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। एलिमेंट्स ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट, तो एटमॉस्फेयर जो है वो कंट्रोल करता है 5 फंडामेंटल एलिमेंट्स को, जो कि डिफाइन करता है वेदर एंड क्लाइमेट्स को, जो कि डिफाइन करता है वेदर एंड क्लाइमेट को। तो जैसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन, यही आप लोगों के मेन फंडामेंटल एलिमेंट्स हैं। तो आप लोग जब आप बना के आओगे तो आप सिंपल इस तरीके से बना के आ सकते हो, है कि नहीं, सबका इंट्रोडक्शन है। तो यही चीज़ आप लोगों को क्या हो गई। तो टेम्परेचर क्या करता है, टेम्परेचर डिटरमाइन करता है हीट डिस्ट्रीब्यूशन। एयर प्रेशर डिटरमाइन करता है एयर मूवमेंट और सर्कुलेशन को। विंड डिटरमाइन करता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर कॉज्ड बाय द प्रेशर डिफरेंसेस। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को आगे बताता चलूंगा, ये ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मैंने बता दिया नॉर्मली कि ये एयर मूवमेंट कैसे हो रहा है, अपन सब देखेंगे कि डायरेक्शन कैसे हुई वो हुई, जितना जरूरी होगा उतना। ह्यूमिडिटी क्या होता है, मॉइस्चर, जितना भी आपके एयर में मॉइस्चर कंटेंट होगा ना वो। क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन क्या होगा भाई, रेनफॉल का सोर्स हो गया, स्नोफॉल का सोर्स हो गया, स्ट्रॉम्स का सोर्स हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है, तो ये 5 आप लोगों को माइंड में रखने हैं, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, विंड, ह्यूमिडिटी, क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन। समझ में आई ना ये वाली बात। नाउ जेनेसिस ऑफ द एटमॉस्फेयर। फॉर्मेशन प्रोसेस क्या है भाई, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। क्या पहली है, मैकेनिकल एंड फिजिकल प्रोसेस। क्या हुआ, मैकेनिकल और फिजिकल प्रोसेस इन द सेंस, मतलब हमारी जो अर्थ है उसका एक्रीशन हो रहा है, जिससे आप लोगों की ट्रैप्ड गैसेस बाहर निकल रही हैं। ट्रैप्ड गैसेस बाहर निकल रही हैं, मैंने बताया ना कि अर्थ के अंदर जो है तो ये गैसेस क्या होगी, एक्रीशन होगा, मतलब बाहर से छोड़ दिया ना, इस तरीके की आवाज करके छोड़ती है ना, तो क्या होगा, आप लोगों की जो ट्रैप्ड गैसेस है वो बाहर निकलेंगी। सोलर विंड्स जो है वो स्ट्रिप करेंगी अर्ली लाइट गैसेस को। वही पहली जो लाइट गैसेस थी हाइड्रोजन, हीलियम, उसको क्या होगी, स्ट्रिप कर देंगी। डी गैसिंग जो मैंने बताया वही चीज़ है। और आउट गैसिंग क्या हो गया, आप लोगों का इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटीज हुई, जिससे आप लोगों की गैसेस निकली। वो निकली तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन, CH4, NH3, वाटर वेपर कंडेंस हुई, जिससे आप लोगों के क्या बने, आप लोगों के ओशंस बने। तो यही तो डी गैसिंग। डी गैसिंग मतलब अपनी अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर गैस कम हो जाना, है कि नहीं है। मतलब चाहे वो कैसे हो सकती है, या तो वो कन्वर्ट हो जाए या फिर आप लोगों की उड़ जाए, तो वो कन्वर्ट हो रही हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस से आप लोगों को, जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गई, अलगाई हो गई, ये क्या करेंगी, आप लोगों का ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। रेस्पिरेशन जो होगा वो आप लोगों का ऐड करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को उसके अंदर। नाउ इनिशियली एटमॉस्फेयर जो है वो एनारोबिक थे, मतलब जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं था। याद रखना, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं था इनिशियल में, बाद में ऑक्सीजन अक्यूमुलेट हुआ, जिससे ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट्स हुए। लगभग कब हुआ ये, 2.4 बिलियन ईयर अगो। समझ में आया ना ये। नाउ कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, भाई अपन लोगों ने कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर पढ़ा था, तो बस यही है कि अब अपन एक्सटीरियर पे ऊपर चले जाएंगे। तो इंटीरियर के अंदर अपन लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था, क्रस्ट तक पढ़ लिया था, दैट मीन्स सरफेस ऑफ द अर्थ पढ़ लिया था, सरफेस ऑफ द अर्थ। अब मैंने बोला कि जो मेरा अर्थ है वो सिर्फ यहाँ तक ही सीमित नहीं है, मेरा एटमॉस्फेयर आया था इसके ऊपर। अब एटमॉस्फेयर को भी मैंने कई लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, लगभग 5 लेयर्स है उसमें के अंदर हम लोगों ने एटमॉस्फेयर को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर स्टार्ट करते हैं। नाउ अर्थ एटमॉस्फेयर इज कंप्राइज ऑफ, क्या क्या है एटमॉस्फेयर के अंदर, एयर है, डस्ट है, पार्टिकल्स हैं, और वाटर वेपर्स हैं। मेनली आप लोगों को देखा होगा जब आप लोगों की आंधी चलती है या हवा चलती है, तो क्या उसमें आप लोगों को डस्ट पार्टिकल्स नहीं मिलते। अपन लोगों ने एक चीज आप लोगों ने काफी न्यूज में सुनी होगी, PM10, PM2.5,
तो ये क्या है, पर्टिकुलेट मैटर्स है। पर्टिकुलेट मैटर्स मतलब हो गया ये छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स ही हैं, बट उसका जो डायमेंशन है वो 10 नैनोमीटर 2.5 नैनोमीटर इतना है। तो मतलब बहुत बारीक है। आप लोगों को जब आप लोगों को प्रॉब्लम देने लगती है, तो मतलब आप लोगों के एटमॉस्फेयर के अंदर, हम लोगों के एटमॉस्फेयर में, आप लोग क्यों बोल रहा हूं मैं, हम लोगों के एटमॉस्फेयर के अंदर एयर, डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर वेपर्स है। अब वाटर वेपर्स का आप लोगों को पता चलता है जब हम लोगों के पास बारिश का मौसम होता है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है तब हम लोगों को समझ में आता है अरे हमारे जो एयर है उसके अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा है। वैसे बहुत कम होगी, मतलब ह्यूमिडिटी होती है लेकिन इतनी कम होती है कभी आप लोगों को फील नहीं होती, और बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है। दैट मीन्स आप लोगों के एटमॉस्फेयर के अंदर 0 से लेके 5% तक नॉर्मली वाटर वेपर्स होती है। और जैसे जो बढ़ते चले जाते हैं आप लोगों को क्या होता है, कंडेंसेशन के कारण आप लोगों का क्या होगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। नाउ डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर जो प्रोपोर्शन है ना वो हाईली वोलेटाइल है कि नहीं है, वो तो चेंज होती रहती है। हाउएवर एयर कंपोजिशन इज मोर और लेस द सेम ओवर द टाइम। जो एयर में जो कंपोजिशन है, मतलब एयर के अंदर क्या क्या भरा हुआ है, वो धीरे धीरे क्या होता है, कभी कभी टाइम के साथ ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है। लेकिन जो आप लोगों के वाटर वेपर और जो डस्ट पार्टिकल्स है वो वॉलेटाइल है। द एयर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द एयर ऑफ द कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर इज लिस्टेड इन द बिलो टेबल। अब देखो ये एयर है, अब देखो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स है, कौन कौन सी गैसेस हैं जो आप लोगों के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती है। अब देखो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्या है, नाइट्रोजन है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में कितना, 78.084%। तो 78% लिख दो लगभग। ऑक्सीजन कितना है, 21% के आसपास है। आर्गन कितना है, 0.934 के आसपास है, लगभग 1% नहीं मान लो, तो 99.9% तो यही हो गया लगभग, है कि नहीं है, 99.9% तो हो गया। बाकी की अब आई आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.037। अब देखो इसके अंदर मैंने वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल्स के बारे में नहीं लिखा है, क्योंकि अभी हम सिर्फ किसका देख रहे हैं, एयर का देख रहे हैं। किसका देख रहे हैं, एयर का देख रहे हैं। तो एयर के अंदर गैसेस देख रहे हैं, ठीक है, नियॉन गैस, हीलियम, क्रोटॉन, हाइड्रोजन एंड जीनॉन। ठीक है, सबसे कम क्या है, जीनॉन है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, फिर क्रिप्टॉन, हीलियम, नियॉन, CO2, आर्गन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। समझ में आई नहीं वाली चीज़ है। और मैंने बताया कि ये जो 3 चीज़ें हैं वो आप लोगों को ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं, मतलब क्लाइमेटोलॉजी के अंदर। नाउ अब ये अपनी लेयर्स जो हैं वो फॉर्म क्यों हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर। भाई मैंने बोल दिया कि भाई मेरा कंपोजिशन में ले रहा हूँ मैं, अलग अलग लेयर्स होती हैं मेरे एटमॉस्फेयर के अंदर, लगभग 5 लेयर्स होती हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म क्यों हो रही हैं भाई, आप लोगों को जब मैंने बताया कि चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, अपने यहाँ पे अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो जो डेंसर एयर जो होगी, डस्ट जो होगी और वाटर वेपर्स जो पार्टिकल्स होंगे वो सेटल करेंगे किसके पास में, अर्थ के सरफेस के पास में। विथ एल्टीट्यूड डेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द एयर गेट रिड्यूसेस एंड द एटमॉस्फेयर लेयर फॉर्म्ड विथ डिफरेंट डेंस एयर, फॉर्म्ड विथ डिफरेंट डेंस एयर। ठीक है, विथ अल्टीट्यूड डेंसिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ एयर गेट रिड्यूस। अल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होगा, डेंसिटी जो होगी वो रिड्यूस होता चले जाएगा। ऑब्वियस ही बात है ऊपर की तरफ, तो आप लोगों की अलग अलग लेयर फॉर्म नहीं हो जाएंगी, है कि नहीं है। तो वही चीज़ है। अब देखो मोटा मोटा लेयर समझ लो, ये देखो मोटा मोटा लेयर कैसा है, ये हम लोगों का सबसे पहले अर्थ है। ठीक है, अर्थ के ऊपर जो है लगभग 80 किलोमीटर ऊंचा, मैं अभी आप लोगों को और डिटेल्स बताऊंगा। तो पहला जो लेयर होगी वो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रोपोस्फियर। क्या बोलेंगे, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद जो होगा वो होगा स्ट्रेटोस्फियर। क्या होगा, स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद होगा मीजोस्फियर, उसके बाद होगा थर्मोस्फियर, और जो सबसे लास्ट वाली जो लेयर होगी वो होगी एक्जोस्फियर। अब जो हम लोगों का ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को अलग करता है उसको हम लोग बोलेंगे ट्रोपोपॉज। क्या बोलेंगे, ट्रोपोपॉज। ऐसे ही मीजोस्फियर और थर्मोस्फियर को अगर कोई भी जो लेयर करती है उसको हम लोग बोलेंगे मीजोपॉज। ऐसे ही स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर को अलग करने वाली लेयर को क्या बोलेंगे, मीजो और स्ट्रेटोपॉज। ऐसे ही थर्मोपॉज। समझ में आया ना। अब याद रखना कि जो ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर और मीजोस्फियर के ऊपर जैसे थर्मोस्फियर हमारा स्टार्ट होता है
तो उस वाली लाइन को अलग करने वाली चीज को बोलेंगे अपन कर्मन लाइन। क्या बोलेंगे? कर्मन लाइन। क्या इस कर्मन लाइन के ऊपर ही हम लोगों को सैटेलाइट देखने को मिलते हैं। और जो हम लोगों के जितने भी रॉकेट्स हैं, जितने भी रॉकेट्स वगैरह जा रहे हैं, वो क्या होंगे? वो आप लोगों के एक्सो बेस के ऊपर, जो वो आप लोगों ने वो देखा होगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा होगा, तो स्पेस स्टेशन हम लोगों को क्या मिलते हैं? एक्सो बेस पर मिलते हैं। समझ में आने वाली बात? मोटा मोटा समझ में आया ना? अभी सिर्फ मैंने आप लोगों को एटमॉस्फेयर के सिर्फ कंपोजिशन और लेयर्स के बारे में सिर्फ क्या बताया है? नाम बताया है। एक है ट्रोपोस्फियर, जहां पर हम लोग रहते हैं इसी जगह पर। फिर ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। समझ में आने वाली बात? अब देखो ये क्या है, हम लोगों ने टेम्परेचर बेस पर इसको क्या है? बांट दिया है। क्या किया है? टेम्परेचर बेस पर बांट दिया है। अब देखो अगर मैं बात करूं धीरे धीरे, क्या बात करूं कि मान लो मेरा टेम्परेचर, ये मेरी एक्स एक्सिस जो हो गई वो क्या है? टेम्परेचर की हो गई। वेट, मेरा भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है। वेट वेट वेट, आई एम सॉरी फॉर द टेक्निकल ग्लिचेस। लेट्स स्टार्ट। मैं कहा था? हाँ, हम लोग क्या देख रहे थे? इसका पूरा लेयर्स देख रहे थे टेम्परेचर बेस पर। ठीक है, मान लो एक्स एक्सिस पर मैंने टेम्परेचर रखा, एक्स एक्सिस पर मैंने क्या रखा? टेम्परेचर रखा। इधर मेरा पॉजिटिव टेम्परेचर है, इधर मेरा नेगेटिव टेम्परेचर है। ठीक है, ऊपर की तरफ मैं गया तो क्या हुआ? मेरा एल्टीट्यूड हुआ इन किलोमीटर्स। ठीक है, अल्टीट्यूड हुआ इन किलोमीटर। दैट मीन्स जो मेरा जीरो होगा वो मेरा क्या होगा? अर्थ सरफेस होगा। वो क्या होगा? मेरा अर्थ सरफेस होगा। तो अर्थ सरफेस से अगर मैं लगभग 80 किलोमीटर गया, 80 किलोमीटर गया। हाँ, मैं ये समझाने से पहले आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोगों को ये पूछता है कि मेरा ये जो है लेयर्स हैं, क्या ये मेरी पूरी तरीके से अलग अलग हो रही हैं? द आंसर इज नो। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट दैट कि जो लेयर्स हैं वो पूरी तरीके से अलग अलग हो रही हैं। ये आपस में एक तरीके से चिपकी हुई हैं। क्या है? एक तरीके से चिपकी हुई हैं। समझ में आई ना ये वाली बात? नॉर्मली आया ना ये चीज समझ में? तो देखो, सॉरी 80 किलोमीटर नहीं, 8 किलोमीटर है। ठीक है, तो लगभग जो 8 किलोमीटर है वहां तक अब क्या हुआ? अब मैंने क्या बोला? क्या 8 किलोमीटर नहीं भाई, हो सकता है कि 7 से लेके 10 किलोमीटर तक हो, है कि नहीं? 7 से लेके 10 किलोमीटर तक हो। इसीलिए अपन लोग यहाँ पर क्या करते हैं? इस तरीके से ऐसे बना देते हैं हमेशा। तो ठीक है, तो 7 से लेके 10 किलोमीटर या फिर लगभग 8 किलोमीटर ही मान लो, उस वो पूरा का पूरा इलाका क्या है? ट्रोपोस्फियर है। ट्रोपोस्फियर है। इस ट्रोपोस्फियर के अंदर जैसे जैसे हम लोग सरफेस से ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो तब क्या होता है? हम लोगों का टेम्परेचर जो होता है वो डिक्रीज होता चला जाता है। टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाता है। दैट मीन्स अगर मेरे अर्थ के सरफेस के ऊपर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है तो वो ऊपर जाते जाते -45, 55 भी हो सकता है। समझ में आया ना? डिक्रीज होता है। तो दैट मीन्स आप लोगों का जो टेम्परेचर है वो ट्रोपोस्फियर के अंदर डिक्रीज होता है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में आप लोगों का ट्रोपोस्फियर के अंदर टेम्परेचर ऑल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? डिक्रीज होता चला जाएगा। उसके बाद ये क्या होगा? थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा? ये आप लोगों का कांस्टेंट हो जाएगा टेम्परेचर। जो टेम्परेचर जिस जगह पर कांस्टेंट होता है बस अपन लोगों ने वहीं पे मानने लगे हैं कि भाई ये अपन लोगों का ट्रोपोपॉज हो गया। मतलब इसके बाद से हम लोगों का क्या स्टार्ट होगा? नई लेयर स्टार्ट होगी। जो नई लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। क्या है? स्ट्रेटोस्फियर। जो स्ट्रेटोस्फियर है ना, उसी के अंदर हम लोगों को क्या मिलता है? ओजोन लेयर देखने को मिलती है। क्या मिलती है? ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों के आउटर स्पेस से आने वाली यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करती है। किसको करती है? यूवी रेडिएशन को ब्लॉक करती है, यूवी रे को ब्लॉक करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ओजोन लेयर में जो ओजोन है उसको हम लोग गुड ओजोन कंसीडर करते हैं। बट अगर यही ओजोन हमारे ट्रोपोस्फियर में आ जाती है तो ये हम लोगों की बैड ओजोन कहलाती है। दैट मीन्स हम लोगों के जो नेचर के अंदर कोई भी कंपोनेंट कहीं भी आ रहा है, बस उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ पर वो है, वो उसके अकॉर्डिंग गुड और बैड हो जाता है। तो ओजोन अपना यही काम कर रहा है कि ये यूवी रेडिएशन को क्या है? ब्लॉक करता है।
और ये कहाँ है, स्ट्रेटोस्फीयर में है। अब स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर आप लोगों का टेम्परेचर कैसा होगा, टेम्परेचर जो है वो एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, आप लोगों का बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो मतलब नॉर्मल कंडीशन में आप लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर में एल्टीट्यूड बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे हम लोगों की हाइट बढ़ती चली जाएगी, ऊपर जाते चले जाएंगे, हम लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाएगा। तो वही चीज़ है, टेम्परेचर इंक्रीज होता चला गया। नाउ नेक्स्ट लेयर इज, अब देखो लगभग 50 किलोमीटर के आसपास ये है हम लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर होता है ना। अब 50 किलोमीटर से लेके लगभग 80 किलोमीटर तक हम लोगों का क्या स्टार्ट होता है, मीजोस्फीयर स्टार्ट होता है। मीजोस्फीयर में हम लोगों का टेम्परेचर एल्टीट्यूड इंक्रीज होने के साथ साथ डिक्रीज होता चलता जाता है। जैसे हम लोगों का ट्रोपोस्फीयर में डिक्रीज हो रहा था, ऐसे ही हम लोगों का मीजोस्फीयर में भी डिक्रीज होता है। और एट दी टॉप ऑफ दी लेयर ऑफ द मीजोस्फीयर, इसकी जो टेम्परेचर है वो लगभग -90 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। कहाँ तक पहुंच जाता है, -90 डिग्री तक भी पहुंच जाता है। इसके बाद आप लोगों की नेक्स्ट लेयर आएगी, वो आएगी थर्मोस्फीयर। क्या आएगी, थर्मोस्फीयर। अब थर्मोस्फीयर है ना, वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास, मान लो मोटा मोटा 1000 किलोमीटर, क्योंकि मैंने बताया ना कि पता ही नहीं चलता है, 700 किलोमीटर के आसपास से लेकर 1000 किलोमीटर के आसपास तक आप लोगों का थर्मोस्फीयर होगा। थर्मोस्फीयर में हम लोगों का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा स्पीड से इंक्रीज होता है। ये टेम्परेचर आप लोगों का 1000 डिग्री सेल्सियस तक भी हो सकता है। समझ में आया ना, अच्छा खासा आप लोगों का हो जाता है टेम्परेचर इंक्रीज। तो अब इसके बाद एक लास्ट है एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर मतलब आउटर स्पेस में आप लोगों का टेम्परेचर जैसे जैसे अल्टीट्यूड इंक्रीज होगा वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होता चला जाएगा। अब आप लोग सोचोगे अरे आउटर स्पेस में तो मेरा और ज़्यादा टेम्परेचर होना चाहिए, सूरज है, बट ऐसा नहीं है। आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ देखी होंगी जिसके अंदर कोई भी एस्ट्रोनॉट बाहर चला जाता है तो जैसे उसका सूट खत्म होता है तो वो क्या होता है, वो पूरी तरीके से जम जाता है। आप लोगों ने मार्वल की मूवी देखी होगी गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी, उसके अंदर जब एक कैरेक्टर है योंडू जब खत्म होता है तो वो क्या होता है, जम जाता है। वो क्यों जम जाता है, क्योंकि आउटर स्पेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत कम है। ये सिर्फ आपका एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर के कारण हम लोगों के जो अर्थ है उसके अंदर हम लोगों का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रह रहा है। समझ में आई ना, मोटी मोटी आप लोगों को ये लेयर समझ में आई, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर, थर्मोस्फियर और एक्सोस्फियर। क्या, ट्रोपोस्फियर के अंदर आप लोगों का हाइट बढ़ने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होता है, फिर स्ट्रेटोस्फियर में इंक्रीज होता है, मीजोस्फियर में डिक्रीज होता है, फिर थर्मोस्फियर में इंक्रीज होता है और एक्सोस्फियर में आप लोगों का ये डिक्रीज होता है। मतलब आप लोगों का पहले डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। समझ में आई ना ये वाली बात, आ गया ना। 1 2 3 4 और 5 लेयर्स हो गई हम लोगों की, आ गई ना समझ में। नाउ अब देखो एक एक से हर लेयर के बारे में थोड़ी थोड़ी सी लाइंस अपन लोग देख लेते हैं। ट्रोपोस्फियर भाई 8 किलोमीटर के आसपास तक रहता है पोलर। हाँ एक और बात है कि जो आप लोगों की जो लेयर्स हैं हम लोगों के अर्थ के पोलर रीजन में अलग होगी और आप लोगों के जो इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर अलग होगी। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी आप लोगों को पता होगा कि पोलर रीजन में क्या होगी, ग्रेविटी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा ज़्यादा होगा। और जो आप लोगों का इक्वेटोरियल रीजन है वहाँ पर ग्रेविटी का इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा। अब ये क्या होगा, आप लोगों को पता है कि हम लोगों की अर्थ है वो प्योरली स्फीयर में नहीं है, वो क्या है, थोड़ी सी जियोइड शेप में है। मतलब हम लोगों के जो पोल्स हैं, पोल्स पर जो है अर्थ जो है थोड़ी सी चपटी है एज कंपेयर टू इक्वेटर, है कि नहीं। तो दैट मीन्स ग्रेविटी का इफेक्ट इक्वेटर पे थोड़ा सा कम होगा। तो हम लोगों का जो हाइट होगी, मतलब जितना एरिया होगा वो कितना होगा, लगभग 8 किलोमीटर कहाँ पर होगा, पोलर रीजन पर होगा। क्या, ट्रोपोस्फियर, मतलब ट्रोपोस्फियर 8 किलोमीटर कहाँ तक होगा। वेट मैं आपको ये बना के दिखाता हूँ, ये मेरी अर्थ है, ये मेरा वो हो गया। अब मैं अगर यहाँ की बात करूँ, ये ट्रोपोस्फियर की बात करूँ, ये और ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा पोल है, ठीक है, पोल है। तो अगर मैं बात करूँ तो मेरा जो थर्मोस्फियर ट्रोपोस्फियर जो दिखाई देगा ना वो ऐसा दिखाई देगा।
समझ में आया ना, हाइट में, समझ में आने वाली बात। ये मेरा इक्वेटर है, ये मेरा पोल है, तो मेरा किस तरह दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। मतलब उसकी अल्टीट्यूड कितना होगा, 8 किलोमीटर। इक्वेटर पे मेरे जो होगा वो होगा 16 किलोमीटर। दैट मीन्स इक्वेटर रीजन पे, और एल्टीट्यूड इन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न पर, जहां पर हम लोगों का सन जो है वो ओवरहेट करता है, वो लगभग 18 किलोमीटर होता है। क्यों, कभी कभी इनडायरेक्टली भी होता है, तो लगभग 18 किलोमीटर तक होता है। तो मतलब ऑन एन एवरेज मैं इसको लगभग 10 किलोमीटर मान के चलता हूँ। तो वही चीज़ मैंने बोली। तो तीनों जगह पर अलग अलग इसका अल्टीट्यूड हो गया। टेम्परेचर जो होगा वो डिक्रीज होगा हाइट के साथ साथ, और टेम्परेचर जो स्टार्ट होगा डिक्रीज एट द ट्रोपोपॉज। कहाँ तक होगा, ट्रोपोपॉज तक। एवरेज हाइट जो होगी वो ट्रोपोपॉज की वो कितनी है, 15 किलोमीटर। लगभग मैं जो 10 किलोमीटर बोल रहा हूँ वो आप लोगों की 15 किलोमीटर होगी। ट्रोपोपॉज मतलब जहाँ पर आप लोगों का मीजोस्फीयर स्टार्ट होता है। सारी की सारी जो वेदर फिनोमिना है ना, जैसे क्लाउड फॉर्मेशन, थंडरिंग, वेट थंडरिंग, सब कुछ किसके अंदर होते हैं, ट्रोपोस्फीयर के होते हैं। जो भी आप लोगों को हो रहा है, हवा चल रही है तेज, बार बार चेंज हो रहा है, बारिश हो रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं और बिजली कड़क रही है, जितने भी एटमॉस्फेरिक वेदर फिनोमेना है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रोपोस्फीयर के अंदर होते हैं। इसीलिए हम लोगों के जो एयरप्लेन होते हैं ना वो ट्रोपोस्फीयर के ऊपर उड़ते हैं। अभी तो देखा होगा बादलों के ऊपर उड़ते हैं एयरप्लेन, समझ में आया ना, क्योंकि आप लोगों को डिस्टर्बेंस नहीं होगा वेदर फिनोमेना के कारण। समझ में आई। नाउ नेक्स्ट इज ग्रीन हाउस गैस भी आप लोगों को यहीं पे मिलती है। ट्रोपोस्फीयर में आप लोगों को ग्रीन हाउस गैस मिलती है। एयर प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होता है जब हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, अर्थ में, ट्रोपोस्फीयर में। क्यों, ऊपर जाओगे तो एयर प्रेशर ही तो कम होगा, क्योंकि बाहर तो कम होता जा रहा है ना, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। वो तो मैंने पहले आप लोगों को बता ही दिया था। वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एयर किसके कारण होती है, हीटिंग के कारण होती है। जैसे जैसे क्या होगा आप लोगों का, ऊपर का क्या है, ठंडा है, नीचे का क्या है, गर्म है, तो वर्टिकल मूवमेंट ही तो होगा, वर्टिकल मूवमेंट ही तो होगा। क्यों, नीचे अगर गर्म है, ऊपर अगर ठंडा है, तो दैट मीन्स जो मेरी एयर जो होगी वो गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी ना, तो ये मेरा गर्म से ठंडे की तरफ जाएगी, तो ये वर्टिकल मूवमेंट हो रहा है। नाउ 75% ऑफ द एयर ऑफ द एटमोसफियर, जो एटमोसफियर की जो 75% एयर जो होती है ना वो सिर्फ इसी लेयर में मिलती है, और 99% जो वाटर पेपर है ना वो इस लेयर में मिलती है, सिर्फ 1% अलग जगह मिलती है। ट्रोपोस पॉज जो है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर के ऊपर मिलता है। नेक्स्ट इज स्ट्रेटोस्फियर, वो एक था। सेकेंड इज स्ट्रेटोस्फियर, ये क्या है, ये सेकेंड लेयर है, बिल्कुल उससे जाओगे तो कहाँ तक, लगभग 50 किलोमीटर तक। ओजोन लेयर जो होती है ना वो आप लोगों को 20 से लेके 25 किलोमीटर तक मिल सकती है स्ट्रेटोस्फियर में, बिल्कुल मिडिल पार्ट पे 50 किलोमीटर तक, ये तो हो गया। टेम्परेचर इंक्रीजेस विद द हाइट, वही मैंने बताया कि, और जो यूवी रेड्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है ना वो ओजोन लेयर में होता है, वो मैंने बता दिया था आप लोगों को। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो है वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। काम एटमोसफियर है, वही मैंने बताया ना, वेदर फिनोमेना ही बहुत कम है, तो एटमोसफियर भी बहुत कम होगा। नाउ इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर, इन द लोअर स्ट्रेटोस्फियर कमर्शियल प्लेन्स और जेट फ्लाई करते हैं, समझ में आई। नाउ नेक्स्ट इज मीजोस्फियर, थर्ड इज मीजोस्फियर। अब देखो ये क्या है, थर्ड लेयर है, लगभग 80 किलोमीटर तक जाती है। मोस्ट मिट्योर्स जो होते हैं वो इसी लेयर के अंदर बर्न हो जाते हैं, मोस्ट जितने भी आप लोगों के वह बर्न हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि इसका टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो आप लोगों की जैसे जैसे विड्थ बढ़ेगी वो क्या होगा, कम होता चला जाएगा। अब ऊपर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और फिर धीरे नीचे नीचे आता जा रहा है, तो जैसे जैसे नीचे आओगे आप लोगों का टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो जितने भी आप लोगों के मीटियोर्स आ रहे हैं वो इस लेयर के अंदर बर्न हो जाते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए कि मीटियोर से हम लोगों को ये लेयर बचा रही है। टेम्परेचर जो है मेनोपॉज के अंदर लगभग 90 डिग्री तक पहुंच जाता है टॉप मोस्ट पर। थर्मोस्फियर या आइनोस्फियर इसको बोल सकते हैं अपन लोग, ठीक है। नाउ एक्सोस्फियर, थर्मोस्फियर, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखाया सही नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, फोर्थ लेयर है, वो है थर्मोस्फियर। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं। ये हम लोगों के कम्युनिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों की जो रेज हैं ये इसको रिफ्लेक्ट कर देता है, तो इसीलिए ये है थर्मोस्फियर, ये फोर्थ है, ठीक है। फिफ्थ इज
यही है सॉरी, थर्मोस्फीयर। नाउ थर्मोस्फीयर क्या हो जाएगा, उसको हम लोग आयनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर आयंस होते हैं ना, आयनोस्फीयर, अरे वेट, आयनोस्फीयर, ठीक है। नाउ ये लगभग 82,000 किलोमीटर तक होता है, कहाँ तक, लगभग 1000 किलोमीटर, 700 तक मान के चलते हैं वैसे तो। नाउ हाई एनर्जी सच एज एक्सरे, यूवी रेडिएशन, ये एब्जॉर्ब होती है इसके अंदर, और टेम्परेचर जो होता है वो इंक्रीज होता है हाइट बढ़ने के साथ साथ। वही जब मैंने हाइट बढ़ाया इस लेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर रीचेज अप टू 1500 डिग्री, बट यू विल फील कोल्ड। देखो टेम्परेचर जो होगा वो आप लोगों का 1500 डिग्री तक बढ़ जाएगा, लेकिन वहां पर आप लोगों को ठंडा फील होगा, क्योंकि वेरी लो एयर मॉलिक्यूल्स है, एयर मॉलिक्यूल्स बहुत कम है, तो आप लोगों को इतना फील ही नहीं होगा। तो एयर गर्म हो गया आप लोगों को लग रही है ना। कलरफुल अरोरा बोरालिसिस जो बोरियालिसिस जो है, अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस जो है, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अरोरा ऑस्ट्रेलिसिस मतलब आप लोगों का सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलेंगे, और जो बोरियल्स जो है वो आप लोगों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलते हैं। आप लोगों ने देखा, कई न्यूज़ में देखा होगा या वैसे भी देखा होगा, जब आप नॉर्थ पोल की वीडियोस देखते हो तो आप आसमान में देखते होगे तो कलरफुल अलग अलग कलर के, जहाँ रेड हो ब्लू हो, उस तरीके की रात में रोशनी देखने को मिलती है, वही आप लोगों के अरोरा कहलाते हैं। द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इज इन दिस एयर, मैंने बताया था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहाँ मिलता है आप लोगों को, इस लेयर में मिलता है। इसके बाद एक्सोस्फीयर मतलब बाहर का, तो एक्सोस्फीयर जो है इज अप टू हाफ डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द मून, मतलब जितना अपना होगा मून का डिस्टेंस है उसका हाफ डिस्टेंस आप लोगों का एक्सोस्फीयर होता है। वेरी वेरी लो एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल होते हैं उसके अंदर, जो कि आप जिसमें आप लोगों का हीलियम और हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं। ये एब्जॉर्ब करता है मोस्ट हार्मफुल रेडिएशन को। समझ में आई ना ये वाली बात? आई होप आप लोगों को सारी लेयर समझ में आ गई होंगी, ठीक है। द हॉमर गेज, सबसे पहले मैंने देखो आप लोगों को ज़्यादा फ्लो चार्ट्स नहीं दिखाया, इसमें ज़्यादा वीडियोज वो फोटोज नहीं दिखाया। रीज़न इज आप लोगों को एक तो ये सिलेबस में डायरेक्ट नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को जितने मैंने बता दिया उतने ही नोट्स बना लो, जहां भी आप लोगों को एज अ फोल्डर पॉइंट्स, वैल्यू एडिशन या इंट्रोडक्शन यूज करना है आप इसको यूज कर सकते हो। समझ में आया ना? आप लोगों का होमवर्क है फ्लो चार्ट बनाओ इस टॉपिक से, डायग्राम बनाओ। डायग्राम मैंने ज़्यादा नहीं बनाए थे, बस आप लोगों को आइडिया दे दिया था कि इस तरीके से बनाना है, ठीक है। और एक आंसर राइटिंग कर लो, मैंने स्टार्टिंग में PYQ दिया था उसी का कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ रिमेंबर दैट कि आप लोग जब आंसर राइटिंग करो ना तो जनरल स्टडीज सोच के मत करना, हम लोग ऑप्शनल कर रहे हैं तो ऑप्शनल सोच के ही करना ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो इज ऑन टेम्परेचर, जिसके अंदर हम लोग टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन देख लेंगे, साथ में हम लोग टेम्परेचर इन्वर्जन देखेंगे, मतलब जो भी हम लोगों का टेम्परेचर का इफेक्ट अर्थ के ऊपर पड़ रहा है, टेम्परेचर क्या है कैसा है, वो सब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। बट याद रखना मैं बिल्कुल बेस से नहीं बताने वाला हूँ, आप लोगों को सिर्फ उतना ही बताऊंगा जितना आप लोगों को एग्जाम में ज़रूरत है। दैट मीन्स नो ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड नो अंडरलोड ऑफ द इन्फॉर्मेशन। मान लो बड़ा मैंने थोड़ा सा बता दिया और आपका क्वेश्चन पेपर में आप लोग लिखने बैठे, आप लोगों को आया नहीं, तो वो सब मैं बताऊंगा ना। वही चीज़ लास्ट पे आ गए वीडियो में, जो लोग लास्ट तक देख रहे हैं उन लोगों से मैं बोलना चाहूँगा प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और वही लोग करो जिन लोगों को लगता है कि मैंने आप लोगों की स्टडी में 1% भी कंट्रीब्यूट किया है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।